बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम लोग सीखेंगे टार्क और टार्क कैलकुलेट करेंगे किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टार्क क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको हम टार्क कहते हैं। A physical quantity which produces an angular acceleration in a body about an axis of rotation। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि बॉडी में टर्न प्रोड्यूस हो रहा है तो टर्न की वजह से बॉडी में एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर टाउ, इसको हम एक ग्रीक लेटर टाउ से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज़ आल्सो नोन एज अ टार्क। मैथमेटिकल डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं टार्क की, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, यानी कि टाउ इज इक्वल टू आर, ये देखिएगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को फोर्स एंड मूवमेंट आर्म से भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म से भी हम लोग टार्क को डिनोट कर सकते हैं। फिर आर एफ, ये जो आर एफ है ये हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी एंड जो एन यूनिट वेक्टर है ये हमें डायरेक्शन देगी। तो डायरेक्शन इट मीन के फिर टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टार्क इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो जैसे आप लोग सीखते रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू आर रिजल्टेंट वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो परपेंडिकुलर होता था बोथ ए एंड बी के ऊपर। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द टार्क जो कि रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर होगा बोथ आर एंड एफ के ऊपर। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर, एफ का यूनिट न्यूटन है, एम का यूनिट मीटर, तो इसका जो यूनिट वो न्यूटन मीटर बनेगा। इट्स डायमेंशन इज़ एम एल टू टी माइनस टू। आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं एफ़ की और एम की, बाद में आप देखें एम एल स्केयर टी माइनस टू बनेगा। नेक्स्ट है जी मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो हम पढ़ते हैं मूवमेंट आर्म इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, ये हमारे पास कोई भी एक नट है, इसे हम लोग टाइट कर रहे हैं यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टर्निंग इफेक्ट इसमें जो प्रोड्यूस होगा इट मीन कि इसमें टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो हैंड है हमारा, इस यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, इट मीन कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और यहाँ पे जहाँ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह रहे हैं। तो यहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ये जो लाइन है यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। डिपेंडेंस ऑफ टार्क, टार्क की अगर फार्मूला से देखें तो टार्क की जो डिपेंडेंस है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑन टू फैक्टर। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं, और दूसरा डिपेंडेंस है इसकी मूवमेंट आर्म के, मूवमेंट आर्म यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ग्रेटर द मूवमेंट आर्म, अगर मूवमेंट आर्म हमारा ज़्यादा होगा तो एंड फोर्स, अगर फोर्स भी ज़्यादा होगी तो ग्रेटर विल बी टार्क। तो अगर मूवमेंट आर्म और फोर्स ज़्यादा होगी तो टार्क भी हमारा ज़्यादा होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो टार्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो टार्क कब होगा, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही लगाए, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टार्क विल बी ज़ीरो, बिकॉज जो हमारा टार्क है वो तो आर एफ की इक्वल होता है, तो ये ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर है वो ज़ीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं होगा, फोर्स और जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक ही लाइन पे होंगे, तो टार्क ज़ीरो होगा। व्हेन द बॉडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव टार्क इज प्रोड्यूस, एंड व्हेन अ बॉडी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। टार्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एज फोर्स डिटरमाइंस द लीनियर एक्सेलरेशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था पिछले मैकेनिक्स 1 में कि फोर्स जो कि लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करती है किसी भी बॉडी में, सिमिलरली फिर जो टार्क है वो डिटरमाइन करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। तो यहाँ से फिर ये ज़ाहिर हो रहा है
कि लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन कर रहा है फोर्स और एंगुलर एक्सेलरेशन को टार्क, तो हम लिख सकते हैं टार्क इज़ अ काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जो काम टार्क कर रहा है, लीनियर मोशन में वो काम फोर्स का होता है। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज आल्सो जीरो। तो इस तरीके से भी टार्क जीरो हो सकता है। रिजिड बॉडी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कोई एक बॉडी है, दो पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, तो उनके दरम्यान अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कब? बाय अप्लाइंग अ फोर्स लगाने से, देन सच अ बॉडी इज़ नोन एज अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉडी विच इज़ नॉट डीफॉर्म्ड बाय अ फोर्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग अ फोर्स, यानी कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी डीफॉर्म ना हो। टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी, हम रिजिड बॉडी का टार्क फाइंड करते हैं। कोई भी एक हम कंसीडर करते हैं रिजिड बॉडी, तो उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे एट पॉइंट पी, हाउस पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू पिवट पॉइंट इज आर। तो देखते हैं जी हम लोग, ये हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये कोई एक पॉइंट हमारा पी है, तो इस पॉइंट पी और ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसे हमने ओ का नेम दिया है। तो पॉइंट पी को हमने आर वेक्टर से यहाँ शो किया है, ये पोजीशन वेक्टर आर है। इस पॉइंट पी के ऊपर हमने ये एक फोर्स अप्लाई की है। तो फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो फोर्स कोई एंगल थीटा बना रही है यहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन के साथ। तो हम क्या करते हैं कि हमें तो एंगल थीटा है, तो हमने ये देखना है कि फोर्स का कौन से वाला कंपोनेंट जो कि टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि रिजॉल्व करते हैं फोर्स को दो कंपोनेंट्स में। फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये अगर एंगल थीटा है ये वाला, तो इसके सामने ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके साथ ये एफ कास थीटा, और सामने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। तो फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। अगर आप देखें तो ये एफ कास थीटा वाली जो लाइन है, इट मीन कि ये और ये लाइन आपस में क्या है? सेम। तो आप यहाँ भी एफ कास थीटा लिख सकते हैं। तो आगे जाके हम लिखते हैं एफ कास थीटा लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर। फिगर में देखिएगा कि ये जो एफ कास थीटा मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ भी लिख सकते हैं इस एफ कास थीटा, क्योंकि आपस में पैरेलल हैं। तो एफ कास थीटा लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर ही है। तो अगर एफ कास थीटा लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर है, तो एफ साइन थीटा जो हमारे पास वो परपेंडिकुलर टू आर है। तो यहाँ से देखिएगा जी, एफ साइन थीटा आर के साथ क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर। टार्क ड्यू टू एफ कास थीटा इज जीरो। फिर जो एफ कास थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसकी वजह से टार्क जीरो होगा, एज इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पीवट पॉइंट। क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वो फोर्स है वो पीवट पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने पीछे सीखा है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पीवट पॉइंट से पास करे तो टार्क हमारा क्या होता है? ज़ीरो। ओनली टार्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या है? एफ साइन थीटा। तो टार्क सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगा। एज टार्क इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्रॉस मूवमेंट आर्म। टार्क तो इसकी इक्वल है हमारे पास, तो हम लिखेंगे टार्क इक्वल है जो फोर्स है, अब उसका सिर्फ एक कंपोनेंट लेंगे हम एफ साइन थीटा। तो मूवमेंट आर्म को हम आर लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे एनी यूनिट वेक्टर भी आएगा ही, क्योंकि हम किसी खास डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे है आर क्रॉस एफ, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर एफ, और साथ ही हमने क्या लिखा है जी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी आप यहाँ पे शो करेंगे। तो आर एफ परपेंडिकुलर से मुराद है कि जो एफ हमारे पास है वो वाला कंपोनेंट है फोर्स का जो आर के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग फोर्स को रिजॉल्व करने की बजाय वी कैन रिजॉल्व पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पीछे हमने फोर्स को रिजॉल्व किया उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो यहाँ हम पोजीशन वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, तो ये देखिएगा ये हमारे पास ओ से लेके ये पी तक ये कोई पॉइंट पी था यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स का रिजॉल्व नहीं कर रहे। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो
तो ये आर टाइम काज ऑफ थीटा बनेगा और ये सामने वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, आर टाइम साइन ऑफ थीटा। तो हमने पोजीशन वेक्टर को इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। अब आप देखिएगा कि जो टॉर्क इक्वल होगा मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स, टॉर्क तो इसकी इक्वल है। तो अब यहाँ से फिगर में देखिएगा टॉर्क हमारे पास इक्वल है मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स। तो मोमेंट आर्म वाला कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे, ये जो हमारे पास आर काज थीटा है, ये वाला आर कंपोनेंट, और ये जो एफ है, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं आपस में क्या है, पैरेलल। तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम। तो आर काज थीटा एफ के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो सॉरी, यहाँ पे आर काज थीटा एफ का जो कंपोनेंट है, आर काज थीटा हमारे पास जो कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का, और ये जो एफ है ये एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट ये वाले जो फैक्टर हों तो टार्क 0 प्रोड्यूस होगा इनकी वजह से। तो ओनली जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आर का आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो एफ के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास टार्क इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा एफ। तो इसे हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर टू एफ, यानी कि एफ के साथ आर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टार्क बना रहा है, पैरेलल वाला कंपोनेंट टार्क नहीं बना रहा। तो डेट्स ऑल, यहाँ तक था हमारा टार्क को हमने फाइंड किया किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।